हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ने वाले हैं अगल विद बास्केट का जो शेष पार्ट बचा हुआ है उसका अध्ययन करते हैं। तो दे रहा है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। यानी एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरे बात करने का जो रूटीन मतलब होता है क्रम या सिलसिला, कि मेरे बात करने का जो सिलसिला था विद द पीपल, लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया यानी रोक दिया गया। यानी लेखक जैसे ही ट्रेन किसी भी स्टेशन पर रुकती थी तो स्टेशन पर लेखक उतर जाते थे, उस प्लेटफार्म पर चलते रहते थे और लोगों से बात करते थे। तो वही जैसे ही ट्रेन रुकी और वह उतरे तो कह रहे हैं कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। इंटरप्ट मतलब होता है बाधित करना। तो एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का जो मेरा रूटीन था, सिलसिला था विद द पीपल, लोगों से वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया, रुक गया। अब क्यों रुका, कारण बता रहे हैं कि एज सुन एज आई अलाइटेड, लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही मैं उतरा मतलब ट्रेन जैसे ही आकर के स्टेशन के प्लेटफार्म पर रुकी और प्लेटफार्म पर रुकते ही लेखक ने अपने बोगी का यानी कंपार्टमेंट का जो डोर था उसको ओपन किया और तुरंत वह नीचे आकर के उतरे ताकि प्लेटफार्म पर घूमें और किसी अन्य व्यक्ति से बात करें। लेकिन जैसे ही कह रहे हैं कि आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चों का समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। तो लेखक का कहना है अ ग्रुप यानी समूह ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चों का, गैदर्ड इकट्ठा हो गया, अराउंड चारों तरफ, मी मेरे, कि मेरे चारों तरफ वह बच्चे आकर के इकट्ठा हो गए। आगे कह रहे हैं कि दे वर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वोवेन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे जो लेखक को चारों तरफ से घेरे हुए थे, करें कि वे सभी बच्चे सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेच रहे थे। अब वह टोकरियाँ कैसी थी, करें कि हैंड वोवेन यानी वीव का थर्ड फॉर्म दिया है, पास्ट पार्टिसिपल में है, हैंड वोवेन, हाथ से बुनी हुई, यानी हाथ से बुनी हुई टोकरियों को बेच रहे थे। फिर आगे कह रहे हैं कि रीड बास्केट्स, और वे सभी जो टोकरियाँ थीं नरकट यानी सरकंडा, रीड मतलब होता है सरकंडा या नरकट, कि नरकट की बनी हुई टोकरियाँ थीं विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जो बहुत ही साधारण नमूने और तौर तरीके से बनाई गई थीं। उन टोकरियों को वे बच्चे हाथ में ले करके बेच रहे थे। आगे दिया है कि दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग देयर वेयर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो वेयर है, वेयर की जगह यहाँ वर्ड्स है, WORDS, वर्ड्स। तो दे रहे हैं कि दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे सभी बच्चे, हेल्ड उठाए हुए थे, इसे होल्ड मन पकड़ना होता है, होल्ड का ही सेकेंड फॉर्म है। तो यानी हेल्ड पकड़े हुए थे, बास्केट्स टोकरियों को, हाई ऊंचा, तो ऊंचा पकड़े हुए थे मतलब पकड़ के ऊंचा उठाए हुए थे, और शाउटिंग देयर वेयर, वेयर वेयर मतलब यहाँ पे वर्ड है, वेयर नहीं है, गलती से वह वेयर छप गया है। तो लेखक का कहना है कि शाउटिंग देयर वर्ड्स, और वे सभी अपने अपने शब्दों को चीख चीख करके बता रहे थे। अब शब्द उनको चीख चीख करके बताना, चिल्लाने का तात्पर्य क्या है कि जो वे सामान लिए थे या तो वह उसके दाम के बारे में चीख रहे होंगे, बता रहे होंगे, या तो उसकी गुणवत्ता के बारे में बता रहे होंगे, या लेखक से उन टोकरियों को खरीदने के बारे में कह रहे होंगे। तो वही कह रहे हैं कि वे अपने शब्दों को चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, कह रहे हैं कि मैं उन शब्दों, जो वह शब्द बोल रहे थे, उन शब्दों का मतलब मैं नहीं जानता। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, कह रहे लेकिन स्पष्ट रूप से देयर डिजायर, अपनी इच्छाओं को, कन्वेइंग व्यक्त कर रहे थे। यानी लेखक का कहना है कि उन बच्चों के द्वारा बोली जाने वाली जो भी शब्द थे, उन शब्दों को वह नहीं समझ पाए, लेकिन कह रहे हैं कि मैं स्पष्ट रूप से उनकी इच्छाओं को समझ रहा था, यानी जो उनके वर्ड थे वह सभी वर्ड उनकी इच्छाओं को बयां कर रहे थे, स्पष्ट रूप से बता रहे थे। तो दे रहा है कि दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे।
यानी जो बच्चे लेखक को चारों तरफ से घेरे हुए थे वो शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, पार्टीशन मतलब होता है बंटवारा और डिक्रीड मतलब होता है घोषणा करना, तो पैसिव वॉइस में दिया है वाज डिक्रीड, घोषणा की गई। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारे की घोषणा की गई तो 100 ऑफ 1000, 100 माने 100 और 1000 माने 1000, तो 1000 में 100 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लाख आता है। तो वही दिया है कि 100 ऑफ 1000 ऑफ पीपल, यानी लाखों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस, रेजिडेंस माने निवास, कि लाखों लोग अपने अपने निवास स्थानों को छोड़ दिए और वहाँ से पलायन कर गए, यानी चेंज पलायन कर गए। पुल्ड अप देयर रूट्स यानी अपने निवास स्थानों को छोड़े और पलायन कर गए। करें कि 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा और भारत आ गए। अब क्यों भारत आए? दे रहा है कि ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, यानी जो धार्मिक उन्मादता थी, जो धर्मांधता थी, धर्मांधता के डर से वे लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गए थे। अब दे रहा है कि दे वर पुअर पीपल, तो दे वर वे थे, पुअर गरीब, पीपल टू स्टार्ट विद, यानी जब उन लोगों ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था तो उस समय गरीब थे। दे वर पुअरर, और भी गरीब होते गए, एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन लोगों ने अपनी यात्रा पैदल ही प्रारंभ किया तो वे सभी और भी धीरे धीरे गरीब होते चले गए। अब क्यों ऐसा हुआ? देयर फॉर, क्योंकि आल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड, करा कि आल वे सभी चीज़, दे कुड कैरी जो वे ला सकते थे, वाज अ बिट ऑफ फूड, करा कि भोजन केवल भोजन का थोड़ा अंश मात्र था, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग, और इसी से संबंधित कुछ और भी खाद्य सामग्रियां या सामान थे। यानी जब उन लोगों ने यात्रा प्रारंभ किया तब तो ऐसे गरीब थे, और धीरे धीरे जैसे उनकी पैदल यात्रा बढ़ती चली गई वे और गरीब होते गए, क्योंकि वे अपने साथ केवल कुछ खाद्य सामग्रियां ही ला सकते थे, कुछ खाद्य पदार्थ ही ला सकते थे, क्योंकि पैदल यात्रा करने में वह ज़्यादा भारी सामान लेकर के नहीं चल सकते थे, इसलिए कुछ खाद्य सामग्रियां लेकर के चले हुए थे। फिर करें सून, जल्दी ही, दे वर आउट ऑफ फूड, यानी उनका भोजन समाप्त हो गया। तो लेखक का कहना है कि सून, शीघ्र ही, दे वर आउट ऑफ फूड, यानी उनकी जितनी की जितनी खाद्य सामग्रियां थी, खाने पीने की सामान थे, वह सभी समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, फिर कह रहा है कि कुछ दिनों बाद जब वे अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ किए, यानी जब वैसे ही चले, तो दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्राम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइट वेयर दे फेल, कह रहा है कि दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे, बाय द वे साइड फ्राम द वीकनेस ऑफ हंगर, यानी भूख की कमजोरी के कारण, यानी सड़कों के किनारे गिरने लगे, यानी अत्यधिक भूखा होने के कारण, क्योंकि भोजन सामग्रियां समाप्त हो गई थी और भूख के कारण इतना कमज़ोर हो गए थे, और उस कमज़ोरी के कारण अब वे गिरने लगे, और कह रहा है कि एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ वे गिरे वहीं पर मर जाया करते थे, इतनी कमज़ोरी उन्हें हो गई थी। तो दे रहा है द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, द चिल्ड्रेन वे बच्चे, सेलिंग बास्केट्स जो टोकरियाँ बेच रहे थे, यानी टोकरी बेचने वाले जो बच्चे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव हैड गैदर्ड इन द सिटीज, दे करे वे आर देयर पेरेंट्स, या तो उनके माता पिता, आर रिलेटिव या उनके जो सगे संबंधी थे, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी दुकानों को स्थापित करके। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, मैन्युफैक्चर मतलब होता है निर्माण करना, तो मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स यानी सामान सा या साधारण सा सामान बना करके। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड,
तो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से भीड़ भाड़ से भरा हुआ मार्केट, जो बाजार था, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, उन स्थानों पर ये लोग अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड, कह रहा है कि ये जो शरणार्थी लोग थे, इनका कोई अपना तो ठिकाना था नहीं, निजी आवास था नहीं, तो इनके रहने के स्थान के बारे में लेखक का कहना है कि दे लिव्ड इन क्लॉथ, ये कपड़ों के बने हुए, और ग्रास या घास के बने हुए शेड, छप्परों में रहते थे। दैट लाइंड, जो पंक्तिबद्ध था, द स्ट्रीट, सड़कों के किनारे, यानी जो सड़कों के किनारे जिनकी लाइनें लगी हुई थी, पक्तियाँ लगी हुई थी गलियों में, उन्हीं गलियों में ये कपड़ों के बने हुए या घास के बने हुए छप्परों में रहते थे। आगे दे रहा है कि द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज, द पीजेंट, पीजेंट मतलब होता है किसान, कि जो किसान थे, एमंग दीज रिफ्यूजीज यानी इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन accustomed to little are their lives for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year। तो उनका कहना है कि जो उनमें किसान थे, कह रहा है कि हैड बीन accustomed, वे अभ्यस्त हो चुके थे, टू लिटिल यानी थोड़े में ही जीने के लिए, ऑल देयर लाइफ्स, अपने पूरे जीवन को, फॉर क्योंकि, द एनुअल इनकम ऑफ द एग्रीकल्चरल फैमिली, यानी जो कृषि पर आधारित जो परिवार थे, डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर, क्योंकि उनका एक साल में यानी सालाना जो या वार्षिक जो आय थी $100 से अधिक नहीं थी। तो लेखक का कहना है कि जो किसान वर्ग के लोग थे या जो किसान थे, खेतिहर थे, कह रहा है कि हैड बीन एकस्टम्ड, कह रहा है कि वे अभ्यस्त हो गए थे, मजबूर थे, टू लिटिल यानी थोड़े में ही, ऑल देयर लाइफ, अपने पूरे जीवन को गुजारा करने के लिए, फॉर क्योंकि, द एनुअल इनकम ऑफ द एग्रीकल्चरल फैमिली, कि क्योंकि जितने भी खेतिहर परिवार के जो लोग थे, डज नॉट एक्सीड ऑन एवरेज $100 अ ईयर, क्योंकि उनका सालाना जो आय था $100 से अधिक नहीं था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर्स मेक्स 30 सेंट अ डे आर लेस दैन $2 अ वीक। तो जो एक औसत दर्जे का अनस्किल्ड यानी अकुशल जो मजदूर था, मेक्स 30 सेंट अ डे, उसकी एक दिन की कमाई 30 सेंट होती थी, और लेस दैन $2 अ वीक, यह एक सप्ताह में उसकी जो आमदनी थी लेस दैन $2 से भी कम हुआ करती थी। आगे दे रहा है कि देयर इज 1 मील अ डे, यानी एक दिन में उन्हें एक ही बार, मील मतलब भोजन, कि एक ही बार उन्हें भोजन मिल पाता था। एन अनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बोल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज। तो इसमें कह रहे हैं कि एन अनियन यानी जिस भोजन में एक प्याज होता था, अ पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का एक टुकड़ा होता था, अ बोल ऑफ पल्स विद मिल्क यानी एक कटोरा दाल, वह भी दूध के साथ, परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज, और संभवतः यानी परहैप्स संभवतः, अ बीट ऑफ गोट चीज यानी बकरी के दूध का बना हुआ पनीर का कुछ टुकड़ा मिल पाता था उन्हें एक दिन का भोजन में। तो आगे है कि नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, यानी इन लोगों को न तो चाय मिल पाती, न कॉफ़ी मिल पाती, न वसा यानी न घी मिल पाती, और ना ही मिठाइयाँ मिलती, और ना ही मांस मिल पाता था, क्योंकि इनकी आमदनी इतनी कम थी कि इन सब चीज़ों को ये लोग खरीदने में असमर्थ थे। अब दे रहा है कि $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक। तो लेखक का कहना है कि यदि एक वर्ष में हम $100 कमाते हैं तो यह एक सप्ताह में $2 के भी बराबर नहीं होता है, क्योंकि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। अगर एक सप्ताह में $2 होता है तो 52 सप्ताह में $104 होगा, और यहाँ दे रहा है कि $100 भी नहीं कमा पाते थे, तो इसलिए इनकी आमदनी एक सप्ताह में $2 के भी बराबर नहीं थी। 8 फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाई देम। तो इसलिए उन्हीं लोगों से यह टोकरियाँ बेचनी थी। तो कह रहे हैं फिर भी
दैट स्मॉल अमाउंट, यह छोटी सी जो धनराशि है, इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स, इन टोकरियों को बेच करके, टू पीपल, उन लोगों से, टू पुअर टू बाई देम, जो अत्यधिक गरीब होते थे उन लोगों से यह टोकरियां बेच करके उनसे यह धन अर्जित कर लेना भी बहुत ही कठिन कार्य था, बहुत ही परिश्रम का कार्य था। आगे दे रहे हैं कि दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। तो लेखक कह रहे हैं कि दैट नो डाउट, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, द रीजन, इस उपाय में, इस कारण में, कि दीज रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, कि ये सभी शरणार्थी बच्चे मेरे ऊपर टिड्डों की भांति टूट पड़े थे। क्योंकि लेखक कह रहे हैं यहाँ पे लेखक कि मैं एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिका का निवासी, वाज डाउटलेस, यानी बिल्कुल निसंदेह रूप से, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, यानी उन्हें एक अच्छा खरीदार दिखाई दे रहा था, दे हैड सीन, जिसे उन्होंने देखा। तो लेखक का कहना है कि निसंदेह मैं एक अमेरिकन था, और अमेरिकन यानी एक अमेरिका का निवासी होने के कारण उन लोगों ने एकदम निसंदेह रूप से मुझे एक बहुत ही अच्छा खरीदार समझा, और इसीलिए वे लोग मेरे ऊपर टिड्डों की भांति टूट पड़े। आगे दे रहा है कि आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, मैंने कुछ आने का एक छोटा सा टोकरी खरीदा। एन अदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, कुछ उससे अधिक का मैंने एक फल रखने का टोकरी खरीदा। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, और बहुत ही सुंदर सा वेस्ट पेपर यानी रद्दी कागज़ रखने का भी एक टोकरी मैंने 1 रुपये का खरीदा। अ लवली स्यूइंग बास्केट फॉर अ रुपी, सिलाई का सामान रखने का एक सुंदर सा टोकरी 1 रुपये का खरीदा। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर 2 अ पीस, और कुछ पंखों को 1 आना या 2 आने प्रति पीस के हिसाब से कह रहे हैं कि मैंने खरीदा। अब इतना सारा खरीदने के पश्चात लेखक कह रहे हैं कि माई आर्म्स वर फेल्ड, मेरी बाहें, मेरी भुजाएं पूरी तरह से भर चुकी थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और कह रहे हैं अब तक मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, वेयर माने सामान, कह रहा है कि सभी बच्चे अपने सामानों का नाम लेकर के चिल्लाते हुए आते चले गए। आई वॉज प्रिजनर, कह रहा है कि मैं कैदी लग रहा था, यानी आई वॉज प्रिजनर, मैं कैदी, बंदी दिखाई दे रहा था। और कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, और हिल पाने में भी मैं असमर्थ था। तो सभी बच्चे जो जो अपना सामान लिए हुए थे वह लेखक को चारों तरफ से घेरे हुए थे, और लेखक का कहना है उन बच्चों से घिर जाने के पश्चात जैसे प्रतीत हो रहा था कि मैं कैदी हूँ, बंदी हूँ, और वहाँ से हिल पाना भी मेरे लिए संभव नहीं था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 इन फ्रंट ऑफ मी, तभी लेखक देख रहे हैं कि द मोस्ट डिलीजेंट, बहुत ही परिश्रमी, एग्रेसिव वेंडर, और बहुत ही बलशाली, वेंडर मतलब विक्रेता, एक बहुत ही परिश्रमी और एग्रेसिव वेंडर और बहुत ही बलशाली एक विक्रेता जो 9 साल की लड़की थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, करें ठीक मेरे सामने थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास भी एक बहुत ही सुंदर टोकरी था, विद हैंडल, जो हत्थे वाला था, यानी उसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड शी वांटेड अ रुपी एंड हाफ फॉर इट, और वह लड़की इस टोकरी के लिए 1.5 रुपये मांग रही थी। आर अबाउट 30 सेंट, या लगभग लेखक का कहना है कि लगभग 30 सेंट वह मांग रहे थे। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, यानी वह बहुत ही विनम्र निवेदन कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, यानी वह निवेदन की, एंड बेग्ड, और वह निवेदन की, इन टोन, ऐसे स्वरों में, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी हृदय को द्रवित कर दे, इस शब्दों में वह मुझसे निवेदन कर रही थी। आगे दिया है कि माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भर चुकी थीं। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं थे। लेट एलॉन्ग एनी नीड फॉर एन अदर बास्केट, और किसी दूसरे टोकरी की तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता था, यानी दूसरे टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं था और मुझे आवश्यकता भी नहीं थी।
इसलिए लेखक कह रहे हैं कि बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, बैलेंसिंग संतुलन बनाते हुए, माई बास्केट्स अपनी टोकरियों को, एंड फैंस और अपने पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म अपनी बाएं भुजा पर, कि सभी टोकरी और पंखों को अपनी बाएं भुजा पर लेखक संतुलन बनाते हुए कह रहे हैं कि आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथ को यानी कोट के दाहिने जेब में मैंने डाला, एंड गाट अ हैंडफुल चेंज, और मुट्ठी भर यानी हैंडफुल मुट्ठी भर, चेंज यानी खुदरे पैसों को मैंने मुट्ठी भर निकाला, परहैप्स करें संभवतः या शायद 15 सेंट्स इन ऑल, यानी कुल जितना मुट्ठी में मेरे रिजकारी या खुदरे पैसे निकले थे लगभग कह रहे हैं कि वह 15 सेंट होंगे। विच आई डिपॉजिटेड करें जिसे मैंने डाल दिया, इन बास्केट कह रहे हैं कि उस टोकरी में, दैट द यंग गर्ल जो वह छोटी सी बच्ची, हेल्ड पकड़े हुई थी यानी लेकर के खड़ी थी, इम्प्लोरिंगली निवेदन करते हुए, बिफोर मी मेरे सामने, कि उस लड़की के टोकरी में, जो लड़की मेरे सामने निवेदन करते हुए खड़ी थी, उस लड़की की टोकरी में मैंने उस पैसे को डाल दिया। आगे कह रहे हैं कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने वर्णन करने के लिए बताने की कोशिश किया, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट कि मैं तुम्हारी टोकरी को खरीद नहीं सकता हूँ, बट एक्सटेंडेड लेकिन दिया है, यानी एक्सटेंड मतलब प्रदान करना देना, करें बट एक्सटेंडेड लेकिन दिया है, द ग्रेजुएटी एज अ सब्सटीट्यूट लेकिन मैंने जो यह पैसा दिया है एक तरह से तुम्हें उपहार के रूप में मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी टोकरी को खरीद नहीं सकता हूँ। जैसे ही उन्होंने पैसा दिया कह रहे हैं कि आई रियलाइज्ड मैंने महसूस किया, एट वंस वाट ऑफेंस आई हैड गिवेन, करें लेखक एकाएक मैंने महसूस किया कि वाट ऑफेंस, ऑफेंस मैंने अपराध, कि कौन सा अपराध, आई हैड गिवेन मैंने कर दिया, यानी मुझसे कौन सा अपराध हो गया। दिस चाइल्ड ऑफ 9 कह रहे हैं कि यह यानी छोटी सी जो यह 9 साल की बच्ची थी, यानी यह 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग जो चिथड़ों में यानी चिथड़ों का कपड़ा पहनी थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन और जो भूखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चीन उसने अपने चेहरे को ऊपर किया, चीन माने ठुड्डी लेकिन यहाँ चेहरा से मतलब है, रेज्ड हर चीन उसने अपने चेहरे को ऊपर किया, रिच्ड इनटू बास्केट अपने हाथों को उस टोकरी में डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस यानी पूरे गर्व और अभिमान के साथ, ऑफ अ लेडी जिस प्रकार एक महिला का अभिमान होता है, उस अभिमान और गर्व के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी उसने मुझे मेरा पैसा वापस कर दिया, यानी उस लड़की ने लेखक के द्वारा उपहार में दिया गया पैसा वापस कर दिया। कह रहे हैं कि देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब लेखक कह रहे हैं मेरे पास केवल एक ही उपाय था, एक ही चारा था, एक ही काम था, आई बॉट द बास्केट लेखक ने उस टोकरी को खरीद लिया, क्योंकि लेखक किसी भी तरह से उस लड़की की मदद करना चाहते थे और इसके पहले वह बताने की कोशिश किए कि मैं तुम्हारी टोकरी नहीं खरीद सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यह उपहार के रूप में दे रहा हूँ, लेकिन वह लड़की उपहार के रूप में लेखक द्वारा पैसे लेने के लिए तैयार नहीं थी, उसने पैसा वापस कर दिए, इसलिए लेखक के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं था और लेखक ने उस लड़की की टोकरी को खरीद लिया। तो जैसे ही लेखक ने उसकी टोकरी को खरीदा और उसे पैसे दिया तो कह रहे हैं कि शी वाइप्ड हर आइज उसने अपनी आँखों को पोंछा, मतलब जो आँखों से आंसू बह रहे थे उन आंसुओं को पोंछा, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। तो कह रहे हैं कि शी वाइप्ड हर आइज कि उसने अपनी आँखों को पोंछा, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन और उतरती चली गई, द प्लेटफार्म उस प्लेटफार्म से, हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट यानी उस प्लेटफार्म से उतर करके किसी घास के बने हुए छप्पर में जाने के लिए प्लेटफार्म से उतरी, और वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट और लेखक का कहना है कि कम से कम उस रात के लिए उस लड़की के पास लगभग 30 सेंट होंगे।
आगे कह रहे हैं कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक कह रहे हैं कि मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। और आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। मैंने उनसे यह बताया कि यही एक कारण था जिसके लिए मैं भारत से प्रेम करता था या मैं भारत से प्रेम करता हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस। लेखक कह रहे हैं कि जिन लोगों को मैंने भारत में देखा वह गांव से रिलेट करते हों, एज वेल एज और साथ ही साथ दोज इन हाई ऑफिस या उच्च पद पर आसीन लोग हों, हैव बोथ प्राइड करें उन सभी लोगों के पास, यानी दोनों गांव में निवास करने वाले लोग या उच्च पद पर आसीन जो लोग हों उन सभी लोगों के पास कह रहे हैं कि प्राइड यानी गर्व एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और सद्व्यवहार और नागरिकता की जो व्यवहार होते हैं वह एक तरह से व्यवहार यानी जीवंत जो सेंस था उन सभी लोगों में, यानी गांव में रहने वाले लोग और उच्च पद पर आसीन लोगों में भी यह गर्व और जो सिटीजनशिप नागरिकता की जो जीवंत भावना थी यह दोनों लोगों में पाई गई। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, यानी गांव में रहने वाले लोग और जो उच्च पद पर आसीन लोग थे उन सभी लोगों में हैव द पैशन यानी उनकी तीव्र इच्छाएं थीं फॉर इंडिपेंडेंस स्वाधीनता के प्रति यानी स्वतंत्रता के प्रति। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड कह रहे हैं कि यह छोटी सी जो बच्ची थी 9 साल की, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी जो गंदगी और निर्धनता यानी गरीबी में जो पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर जो हर तरह से यानी व्याकरण सद्व्यवहार दोनों में जो पूरी तरह से अनएजुकेटेड थी अशिक्षित थी, हैड गिवन मी ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, यानी हैड गिवन मी वह मुझे दे गई ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो जीवंत आत्मा की जो झलक है यानी ग्लिम्स झलक है वह मुझे दिखा गई थी। तो इस प्रकार से यह पाठ का जो हिंदी अनुवाद है वह समाप्त होता है। आशा करते हैं यह पाठ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।